सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय महाविष्णवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व आयुर्वेद परिषद की ओर से आयोजित इस अनवरत व्याख्यान माला में प्रत्येक शुक्रवार की तरह 2015 से चलने वाला ये महायज्ञ आप सभी के साथ एक नए प्रवास के लिए, नए ज्ञान को अर्जन करने के लिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और आज का व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आज के अपने स्पीकर का आप सभी के सामने परिचय रखना चाहूंगी। आज का अपना व्याख्यान संख्या है 511। 11 जुलाई को अभी हम आज व्याख्यान का अपना विषय रहेगा पंचकर्म इन सिरसूल। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। व्याख्यान के अंत में मैं एक विशेष मुझे पंचकर्म बिना पंचकर्म ही उसमें सिरसूल में हमने कुछ गुरुजी की कुछ बातें याद करके किया, तो वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी डिस्कशन में। तो आज के अपने जो स्पीकर है उनका नाम है डॉक्टर लीना गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर ईशान आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा यूपी में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आप कार्यरत है। और यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बोथ इन आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज से आपने वो पूरा किया है। और वर्तमान समय में जहां मैंने बताया आप अपना कार्यरत है, आपके बहुत सारे आर्टिकल है, 2 आपके पास कॉपीराइट भी है। और अलग अलग जगह पे आपकी मैं सेवाएं देख रही थी, तो उसमें आपने पंचकर्म में काफी अच्छा आपका काम है। इसके साथ साथ आपने अपना एमडी का जो काम है, थीसिस वर्क है, वो आपने डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ द मूर्धनी तेल एंड दैट देयर इफेक्ट ऑन द स्ट्रेस इन्वॉल्विंग ए रेंडोमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल आपने 60 पेशेंट्स में वो पूरा किया है, वो भी बहुत अच्छा है। मैं चाहूंगी कि उसमें भी थोड़ी सी आप अपने वक्तव्य में उसकी रूपरेखा रखें, क्योंकि डिफरेंट मोडालिटीज के साथ जो आपने काम किया है तो वे सच में काबिले तारीफ होगा और बहुत सारे लोगों को अपनी प्रैक्टिस के लिए वो कहीं ना कहीं पाथवे देगा। इसके सिवाय आप रिसर्च फेलोशिप सीसीआरएस में जनकपुरी न्यू दिल्ली में भी आपने अपनी सेवाएं दी हुई है, और आपने वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ द लोकल हेल्थ ट्रेडिशन एंड फॉक क्लेम्स के ऊपर आपका प्रोजेक्ट था, जिसमें आपने सेवाएं दी है एज अ रिसर्च फेलोशिप इन CARICD, वो भी पंजाबी बाग में है, जिसमें भी आपने अपनी सेवाएं दे रखी है। और एज अ जूनियर टेक्नीशियन एसोसिएट CCIM न्यू दिल्ली में भी ऐसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं करने के साथ आपने ये आज का व्याख्यान के लिए हमारा निवेदन ग्रहण किया। और मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगी कि अभी मैंने कुछ पिछले समय में कॉल फॉर स्पीकर्स ऐसे करके एक आह्वान किया था, क्योंकि ये 10 साल से अनवरत चल रहा है और मैं हमेशा नए नए स्पीकर्स को आप सभी के ज्ञानवर्धन के लिए, मेरे अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी मैं ढूंढती रहती हूँ। और आप भी अपना योगदान दे सकते हैं या किसी का योगदान का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, जिनको मैं फोन करके और हो सका जब कभी मिलना हुआ पर्सनली मैं उनको यहाँ आमंत्रित करूंगी। तो उनमें से डॉक्टर लीना गौतम भी है कि मैंने आह्वान किया। और काफी पता है, दिल ऐसे यूं सिकुड़ सी जाता है कि पता नहीं कोई भी कहेगा ही नहीं कि अच्छा मैं स्पीकर बनने के लिए तैयार हूं, तो ऐसे लगेगा कि अच्छा यार किसी ने नहीं बोला। मगर डॉक्टर लीना और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने, मेरा कॉल नंबर अंदर मैंने डाला था व्हाट्सएप नंबर, और आप सभी ने किया। आप सहित उन सभी लोगों का मुझे मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मैं सच में कृतज्ञ हूं कि आप एक अच्छे पुण्य कार्य के लिए, महायज्ञ के लिए अपना योगदान देने के लिए आगे आए हैं। और डॉक्टर लीना को मैंने बताया
कि हम 10 साल से इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क बच्चों से लेते नहीं है। जो पहले ऑफलाइन चलता था कोविड से पहले और अभी ऑनलाइन है कोविड के बाद। और फिर भी डॉक्टर लीना जैसे व्यक्ति आगे आते हैं कि नहीं, हम इस महायज्ञ में योगदान करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स जो यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखते हैं वो सभी इसको कहीं ना कहीं सराहना करते हैं। कभी किसी के माध्यम से पता चलता है, मिलते हैं तब भी पता चलता है। तो हीरे की कदर करनी चाहिए, है ना। तो डॉक्टर लीना ऐसा ही एक डायमंड है हमारे लिए कि जो अनवरत इस दीप को प्रज्वलित रखने के लिए आपका योगदान सराहनीय है। डॉक्टर लीना, ओवर टू यू। हेलो। हेलो डॉक्टर लीना। हेलो। डॉक्टर अर्शिया, मैंने आपको को होस्ट बनाया है बेटा। एक बार मैं उनसे फोन पर बात करती हूँ, आप थोड़ा सा स्टेज संभालिए। डॉक्टर अर्शिया। यस मैम। हाँ जी, मैंने आपको उसमें बेटा को होस्ट बनाया है ना। हाँ, एक बार देखिए बेटा, मैं बस उनसे एक बार बात करके आई, है ना। ओके। हेलो। हेलो, हाँ डॉक्टर लीना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप, हाँ नहीं, मोबाइल से कनेक्ट हो जाओ बेटा, और पीपीटी मेरे ईमेल पे भेज दो, मैं ईमेल कर रही हूँ आपको, है ना। ईमेल का, हाँ मैं आपको डाल रही हूँ, है ना, व्हाट्सएप पे, ठीक है। ओके बेटा, ओके। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। ओके, ओके, ओके। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में कुछ कहीं उनसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो अभी वो डॉक्टर लीना मोबाइल से हमारे साथ जुड़ रही है। मैं एक विषय आप सबके सामने तब तक रख देती हूँ, जो मैं आपको कह भी रही थी कि सिरसूल में मेरे गुरुजी के द्वारा जो एक, आज आप सिरसूल को सुनने के लिए आए हैं तो वहां से शुरुआत करती हूँ। अ, सिर का दर्द, जैसे मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ प्रसूति तंत्र स्त्री रोग विभाग में, तो कई बार ऐसे बिल्कुल ऐसे लगता है कि सिरसूल में कैसे करेंगे हम, है ना। तो मेरे पास बहुत सारे वैसे केसेस हैं, मगर एक मुझे सबसे अच्छा लगा था क्योंकि उसमें वो मेरी स्टूडेंट थी और उसके चेहरे पे इतनी अच्छी खुशी आ गई थी सिरसूल ठीक होने के बाद। तो वो चेहरा मैं अभी भी अपने सामने देख पाती हूँ कि लगातार कंटिन्यूस हेडेक रहने के बाद, सिरसूल होने के बाद कितनी ज्यादा व्यक्ति परेशान हो जाते हैं। प्रेगनेंसी थी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, और बहुत सारी मेडिसिन्स उसने पहले, है ना। अब अपने को कहने की नहीं जरूरत है, आप सभी जानते ही हैं कि कहीं कहीं कुछ कुछ जो भी ले सकती थी वो ले ली उसने। फिर मीनवाइल उसकी इंटर्नशिप चल रही थी, तब मैं कुरुक्षेत्र में थी, वो आई और काफी चेहरा उतरा हुआ था। तो मेरी हमेशा की आदत है कि जब भी स्टूडेंट का चेहरा उतरा हुआ हो तो मैं पूछती हूँ कि बेटा क्या हुआ, है ना, कैसे दिक्कत में हो। तो मैंने वैसे ही रूटीन में पूछा और उसने कहा कि मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि जो यहाँ अपने कनपट्टी के पास, है ना, अगर सिर दर्द है तो वो पित्तज है। और जहाँ अपने बाल है, ये जितने भी बाल की सरफेस एरिया है, वहां है तो वो वातज है। ऐसा गुरुजी ने, जब मैं इंटर्नशिप में थी तब कहा हुआ था।
और मैं समझती हूँ कि मैं सभी को कहना चाहूंगी कि आपके गुरुजनों ने कभी भी छोटी छोटी कहीं कहीं बात बताई होती है तो उसको मेमोराइज करना चाहिए, उसको रिकॉल करना चाहिए, है ना। तो ऐसी एक ये बात थी। और प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। उसको मैंने सिंपल हरी धनिया मानी कुस्तुम्बरू, है ना, उसकी दे दी हीम बना के, है ना, जैसे अपनी पंचविध कषाय कल्पना है, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम और फंट, है ना। तो उसमें से हीम मानी जो सब्जी मंडी से हरी धनिया आती है उसको थोड़े बहुत मात्रा में लेना है, अंदाजे से 25-30 ग्राम जितनी। और फिर उसके पत्ते पत्ते तोड़ने हैं, पत्ते जैसे थोड़े कम लगे तो 40 ग्राम भी ले सकते हैं, अंदाजे से ही है। और फिर उसको अच्छी तरह से धोकर उसका पल्प बना लीजिए, चाहे मिक्सी में, चाहे अपना लकड़ी की जो कुंडी सोटे आते हैं ना उसमें से इमाम दस्ते में पीस के उसका पल्प बना लीजिए। फिर आधा घंटा उसको मिट्टी के घड़े के ठंडे पानी में भिगो कर रखना है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का मीठा धागा मिश्री या पतासा भी डाल सकते हैं। तो बस उसको करके फिर उसको छान लेना है 40 मिनट, 30-40 मिनट के बाद। और उसको सुबह 10-11 बजे से लेके 2-3 बजे तक में एक स्टील की जो अपनी मिल्टन की या कोई थर्मस आती है उसमें रख लीजिए। और मिट्टी के घड़े का ठंडा ही रहे, ऐसे फ्रिज में वगैरह ठंडा करने की नहीं जरूरत है। और उसको 2-2 घूंट पित्तज काल में, मानी सुबह 11 बजे से 2 बजे, या कई बार 10 बजे भी बहुत गर्मी हो जाती है ना, तो 10 बजे से 3-4 बजे तक में उसको 1-2 घूंट करके पीना है। तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा। और लगभग 1 या 2 बार ही लेने से, यानी 2 ही दिन में उसका सिरसूल बिल्कुल ठीक हो गया था, है ना। तो ये बिना पंचकर्मा का है, मगर फिर भी मैं सोच रही थी कि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और गुरु जी का एक निर्देशन कि साइट ऑफ द पेन, है ना, क्लोजली कंसर्न विद द दोष, और एज पर दोष वी कैन सिलेक्ट द मेडिसिन, और बहुत अच्छा रिजल्ट, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। डॉक्टर लीना, आपने ज्वाइन कर लिया बेटा? यस मैम, यस तो मैम। बेटा आप स्टार्ट करिए, मैं है ना पीपीटी आपकी शेयर करती हूँ, है ना। ओके मैम, श्योर। हाँ, प्रस्तावना स्टार्ट कर दीजिए। अभी बेटा बहुत बहुत ही ऐसे आपका स्वागत है। और ओवर टू यू फॉर टुडेज लेक्चर, डॉक्टर लीना। थैंक यू सो मच मैम। सभी को नमस्कार। मैम, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, वॉइस इज बिल्कुल क्लियर एंड ऑडिबल, या। ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर लीना गौतम. I have done my BMS from Ayurveda in Unani Tibia College now, and I have completed my MD in Panchkarma subject. Today, my topic is Panchkarma in Shirashul. Before starting this topic, I wanted to tell you Shirashul is not a disease, it is a symptom. It is a seat of pran and all indriyas. In Ayurveda, जो Shirashul है is recognized not only as a symptom and is also related to various distinct disease जिनको हम classify करते हैं under शिरोरोग. Shirashul is is often used interchangeably with शिरोरोग. चरक ने specifically identify किया है शूल को as a unique condition among the 8 varieties of वात related disorders. और इसमें हमारे जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू द राइज ऑफ द न्यूमरस साइकोलॉजिकल कंडीशंस. प्राण, मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी. प्राण प्राण भृताम यत्र श्रिताः सर्व इंद्रियाणि यद उत्तम अंगानाम शिर तद अभिधीयते. इसका मतलब क्या है? जिस अवयव में, मतलब हमारे जो प्राणियों के जो प्राण हैं और जो संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं उस अंग को हम उत्तम अंग कहते हैं, जिसे सिर कहते हैं. अभी आपको स्लाइड शेयर हो जाएगी तो मे बी आप लोग ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे. अब हमारे शिरशूल के जो कॉजेज बताए हैं, वो क्या क्या कॉजेज हैं हमारे, वो जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि शिरशूल इज अ कंडीशन जिसमें कि हमें निदान के, मतलब उसका निदान जरूर अच्छे से पता होना चाहिए. जैसे कि हमारे मल मूत्रों के वेगों को रोकना, संधारना आदि, स्वप्न दिवा स्वप्न करना. मतलब डॉक्टर लीना, अगर हम, डॉक्टर यस मैम, हाँ, दिख रही है बेटा स्लाइड? यस 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 मैम, आई कैन सी. ओके, ठीक ठीक।
थर्ड पेज पे मैम मैं हूँ, थर्ड उस पे हूँ, स्लाइड पे मैम। जी बेटा कर रही हूँ। ठीक है। अ, दिवा स्वप्न करना, रात्रि में जागना, किसी भी प्रकार से अल्कोहल या किसी भी मतलब किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन करना, उच्च स्वर मतलब बहुत ज्यादा कोई अगर तेज बोलता है, किसी किसी को ओस लगने से, और पूर्वी हवा में बैठने से, जो पूर्व की हवा आती है उसमें बैठने से, अत्यधिक मैथुन करने से, और जो चीज हमें पसंद नहीं है उसको, मतलब जैसे कि जो हमारे विपरीत, मतलब जो हमें ऐसी गंध जो पसंद नहीं है उससे, धूल धुआं, या किसी किसी को शीत, बहुत ज्यादा धूप के कारण, ठंड के कारण, या ठंडे पानी के सेवन करने से, और गुरु अम्ल, ज्यादा मसाले वाली चीजों को खाने से, सिर पर चोट लगने से, अत्यंत ठंडे जल का सेवन करने से, बहुत ज्यादा किसी किसी को जब बारिश का टाइम होता है, जब बहुत ज्यादा बादल होते हैं, तब किसी किसी को शिरोशूल मतलब शिरो रोग, एक्चुअली हम कहा जाए तो ये शिरो रोग के निदान है, जो कि शिरोशूल को भी करते हैं। उसके बाद अधिक रोने से, आंसुओं के वेगों को रोकने से, या मानसिक किसी भी प्रकार के मानसिक मानसिक कष्टों से। तो ये सब जितने भी ये हमारे वात आदि जो दोष हैं, ये कुपित हो जाते हैं जिनके इसके कारण वे सिर में जाकर रक्त को भी दूषित करते हैं, जिसकी वजह से हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमारे टाइप्स ऑफ हेडेक क्या क्या हैं? चरक ने क्लासिफाई किया है 5 टाइप्स ऑफ शिरो रोगों को: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और कृमिज। सुश्रुत ने उसको एक्सपेंड किया है, पर चरक ने सिद्धि स्थान 9 चैप्टर में हमारे शंखक, अनंतवात, सूर्यावर्त, ये हमारे इन रोगों के बारे में भी वहां बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है, तो हमारे अर्धाभेदक, शंखक, अर्धाभेदक, अनंतवात और क्या कहते हैं, ये जितने भी 4 रोग हैं, ये हमारे चरक सिद्धि 9 में चरक ने वहां पे डिस्क्राइब किए हैं। यहाँ पे सुश्रुत ने इनको एक्सप्लेन किया है: वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज, शंखक, सूर्यावर्त, अर्धाभेदक, अनंतवात से हमारे 11 बताए हैं। वाग्भट भी ऑफर करते, सेम डिटेल्स बताते हैं: वात, शिरोरोग, कपालगत, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अदर्स, जो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे अभी आगे चल के। हेडेक को अगर हम देखें तो हम मॉडर्न में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? प्राइमरी टेंशन हेडेक मतलब एपिसोडिक हो सकती है, वो क्रॉनिक भी हो सकती है। फिर उसके बाद प्राइमरी मसल कॉन्ट्रेक्शन हेडेक, प्राइमरी माइग्रेन हेडेक विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा, जिसके बारे में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हमें मिलेगा। प्राइमरी क्लस्टर हेडेक, प्राइमरी पैरोक्साइमल हेमिक्रेनिया, मतलब अ क्लस्टर हेडेक है, जो कि उसका मतलब क्लस्टर हेडेक का एक वेरिएंट है। फिर उसके बाद हमारा आता है हेडेक की क्लासिफिकेशन। अगर हम देखें इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, क्रेनियल, प्राइमरी हेडेक है that occur independently and are not caused by any other medical condition. Secondary headache, these headache arise as a symptom of अंडरलाइंग हेल्थ इशू, मतलब बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज हैं, क्रेनियल न्यूरल्जिया, सेंट्रल एंड प्राइमरी फेशियल पेन एंड अदर टाइप, जो और बहुत सारे नर्व रिलेटेड जो फेशियल पेन है, वो हमारे सेकेंडरी हेडेक्स के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर हम इनको थोड़ा और अच्छे से डिटेल में देखें तो प्राइमरी कफ हेडेक जो कि कफ या किसी भी प्रकार की स्ट्रेनिंग के कारण जो हो रहा है, दैट कम्स अंडर प्राइमरी कफ हेडेक। प्राइमरी स्टेबिंग हेडेक, सडन शार्प स्टेबिंग पेन होता है, जो कि सेकेंड्स के लिए रहता है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाता है। प्राइमरी हेडेक लिंक टू सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग और आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी। प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक विद सडन ऑनसेट पीकिंग विद सेकेंड्स, मतलब जो विद इन सेकेंड्स के लिए होता है। हाइपनिक हेडेक दैट अवेकन, मतलब ऐसा हेडेक जो कि इंसान को जगा दे स्लीप से। दैट हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ, परसिस्टेंट हेडेक ऑन, मतलब अगर कोई हमारे एक साइड हेड में पेन रहता है तो उसे हेमिक्रेनिया कंटिन्यूआ बोलते हैं। न्यू डेली परसिस्टेंट हेडेक, क्रॉनिक हेडेक स्टार्टिंग सडनली एंड लास्टिंग डेली, ये डेली होने वाला। हेडेक ट्रिगर्ड बाय एक्सर्शन, हेडेक कॉज्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया एंड जो ये नर्व इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। सीवियर फेशियल पेन ड्यू टू नर्व इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन।
क्योंकि यहाँ पे नर्व में इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन, तो दैट इज ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, दैट these are also cause the headache. कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हेडेक डिसऑर्डर में क्या क्या आ सकते हैं हमारे? हाइपरटेंशन के कारण, साइनसाइटिस के कारण, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, इसके कारण हमारे हो सकता है ये। फिर उसके ट्रॉमा, मेनिंजाइटिस, ईयर इन्फेक्शन, ट्रॉमा, हेड इंजरी, अगर हम देखें कि डेंटल एब्सेस, अगर हमारे डेंटल कोई पेन है उसके कारण, कोई साइनस ब्लॉक है आई स्ट्रेन के कारण जो हमें देखने को मिलता है, सब्सटेंस अब्यूज और मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल अल्कोहल और कैफीन की किसी को चाय वगैरह पीने की बहुत ज्यादा आदत है, तो अगर उसका विड्रॉल होता है तो हम सब्सटेंस अब्यूज वाले इसमें आता है, और वो भी हमारे को हेडेक कॉज करता है। यहाँ पे मैंने माइग्रेन को मतलब थोड़ा मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे ये एक ऐसा हेडेक है जो कि थ्रॉबिंग, वन साइडेड हेड पेन होता है, मतलब कि एंड मूवमेंट के कारण लाइट, साउंड and other trigger may cause symptoms like fatigue, nausea, vision changes, irritability and more. कॉमन कॉज क्या क्या होते हैं हमारे माइग्रेन के? हार्मोन चेंजेस है, एक्सेस स्ट्रेस है, फूड हैबिट्स हैं, स्किपिंग, अगर हम मील को स्किप कर देते हैं, वेदर में चेंजेस हो रहे हैं, स्लीप पैटर्न्स अगर हमारे चेंज हो रहे हैं, ब्राइट लाइट के कारण, फोटोफोबिया के कारण, अनप्लेजेंट वेदर, हैबिट मतलब स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा, ऐसी कोई अगर हमें हैबिट है उसके कारण, मेडिकेशन लाइक वेसोडाइलेटर्स एक्सेट्रा, अगर हम इन वेसोडाइलेटर्स भी यूज करते हैं तो ये हम जो माइग्रेन पेन है वो हमारा 4 to 72 आवर्स तक रह सकता है। और जो माइग्रेन है वो मतलब वैसे इसके 2 टाइप्स हैं, बट फेजेस इसके 4 होते हैं, माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा। फेजेस ऑफ माइग्रेन में हमारे 4 आते हैं, प्रोड्रोम, ऑरा, हेडेक, पोस्ट्रोम। जो हमारा प्रोड्रोम है वो हमारा प्रॉब्लम करता है कंसंट्रेट, मतलब कैसे हम इस फेज पे आते हैं, प्रॉब्लम करता है कंसंट्रेटिंग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, डिफिकल्टी अगर हमें स्पीकिंग एंड रीडिंग में हो रही है तो दैट विल कम अंडर प्रोड्रोम फेज। ट्रबल स्लीपिंग, बहुत ज्यादा नींद में प्रॉब्लम हो रही है, यॉर्निंग बहुत ज्यादा होती है, नोजिया, फटीग रहना, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, फूड क्रेविंग्स, इंक्रीज यूरिनेशन, मसल स्टिफनेस वगैरह, ये हमारे किस में आते हैं? प्रोड्रोम में आते हैं। एंड व्हाट कम्स अंडर ऑरा, अगर जो मैंने अभी बताया फोटोफोबिया, अगर ब्राइट फ्लैशिंग डॉट्स को, स्पार्कल्स को और लाइट्स को देखने की वजह से हमारे को दर्द हो रहा है, उससे नम और टिंगलिंग स्किन हो रही है, हमारे स्पीच में चेंजेस हो रहे हैं, टिनिटस मतलब कानों में अगर आवाज सुनाई देना, कभी कभी विजन का लॉस हो जाना, दैट कम्स अंडर माइग्रेन विद ऑरा। एंड व्हाट इज हेडेक? एक्चुअली हेडेक कम्स जब सेंसिटिविटी टू लाइट है, नॉइज एंड ऑर्डर्स, मतलब हमें किसी भी प्रकार की जो लाइट है या किसी भी प्रकार के जो गंध है उसके कारण जो प्रॉब्लम हो रही है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक अपसेट अगर है, एब्डोमिनल पेन, लॉस ऑफ एपिटाइट, फीलिंग वेरी वार्म, अचानक से ठंड लगने लग जाना या अचानक से गर्मी लगने लग जाना, इस प्रकार से हो रहा है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है, डिजीनेस हो रही है, दैट कम्स अंडर हेडेक। अगर फीवर भी आ रहा है तो हेडेक, मतलब ये इसका ये वाला फेज है। हेडेक में हमें ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। टेंडर स्कैल्प का होना। पोस्ट्रोम में क्या आता है? पोस्ट्रोम में हमारा आता है अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, डिप्रेस फील करना हर टाइम, फटीग, चीजों को जल्दी से ना समझ पाना, ये हमारे किस में आता है? पोस्ट्रोम में। माइग्रेन का जो हैंगओवर जो कि 72 आवर्स तक रहता है। फिर उसके बाद इसके जो पैथोजेनेसिस है माइग्रेन की, उसमें क्या है? When overactive nerve cells sends out signals that trigger your trigeminal nerve, which gives sensation to your head and face. This cues your body to release chemicals like serotonin and calcitonin gene-related peptide. CGRP makes blood vessels in the lining of your brain swell. Neurotransmitters जो हैं वो cause करते हैं inflammation and pain. Dilation of affected cranial blood vessels which generate headache. जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमें इन्फ्लामेशन और पेन को कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायलेशन हो रहा है वहां पे क्रेनियल ब्लड वेसल्स में, एंड वो जनरेट करता है हेडेक। फिर उसके बाद
अगर हम आयुर्वेद में अर्धावेदक को देखें तो यस्य उत्तम अंग अर्धम अतिव जंतु संभ भेद तोद भ्रम शूल जुष्टम पक्षाद दशाद अथवा अकस्मात अर्ध भेदम तृतीयाद्व्यसेत। मतलब जिस मनुष्य के उत्तम अंग के अर्ध भाग में बहुत ज्यादा ऐसी भेदन जैसी पीड़ा रहती हो, सूची वेद पीड़ा रहती हो, भ्रम और शूल हो, इस तरीके के अगर लक्षण मिलते हैं 15 दिन या 10 दिन में आक्रमण के रूप में हो जाता है तो उसे अर्धावेदक रोग कहते हैं। तो फिर इसके कारण क्या क्या है? रूक्ष भोजन का सेवन करना, अधिक भोजन, अध्यशन मतलब भरे हुए पेट पे फिर भी खा लेना, पूर्वी हवा, ओस, मैथुन जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, परिश्रम और व्यायाम से प्रकोपित जो इस तरीके की वायु जो कफ के साथ मिलने से बलवान होकर सिर के आधे भाग को जकड़कर मन्या भ्रुकटी शंख प्रदेश में कर्ण, नेत्र तथा ललाट के आधे भाग में शस्त्र काटने अथवा करनी मंथन के समान तीव्र वेदना को उत्पन्न करती है। हम उसे अर्धावेदक कहते हैं। इसके हमें लक्षण देखने को क्या मिलते हैं कि हमें दोनों और शंख प्रदेश में ग्रीवा के पिछले भाग में ऐसे फटने सी पीड़ा होना, मतलब हमारे आईब्रोज के बीच में बहुत ज्यादा पेन होना, तीव्र वेदना होना, कानों में पीड़ा के साथ शब्द मतलब टिनिटस जो हमने अभी पढ़ा था वो सुनाई देना, आंखें ऐसा लगना जैसे बाहर की ओर खिंचती जा रही हैं, संपूर्ण पूरा जो सर है वो घूम रहा हो, और जो सर की मतलब जो हमारे जो सर की जो मतलब जो जॉइंट्स है ऐसा लग रहा हो जैसे वो खुलने को हो रहे हो, सिरा जाल अत्यंत मतलब फड़कने लगता है बहुत ज्यादा, ऐसे यहाँ पे बहुत मतलब पल्सेटाइल पेन होता है यहाँ पे हमको। तो ग्रीवा मतलब गले में, और हनोस्ती मतलब जॉ में, मैंडिबल, इन सब में ऐसा क्या कहते हैं ऐसे स्टिफनेस जैसा महसूस होना, और फोटोफोबिया भी हमने पढ़ा, मतलब अगर बहुत ज्यादा लाइट होती है तो वहां पे उसको देख नहीं पाता, और किसी भी कारण विशेष के बिना मतलब पीड़ा का होना और पीड़ा का शांत हो जाना, अपने आप से पीड़ा होना और पीड़ा का शांत हो जाना। तो ये हमारा इसके लक्षण है। फिर उसके बाद अभी हम यहाँ पे चरक के द्वारा देख रहे हैं ये मतलब हमारे इसमें क्या क्या है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या हमारे को चरक ने बताया, घृत, तेल, वसा, मज्जा का इसमें हमें उत्तम मात्रा में पान करना चाहिए। शिरोविरेचन, काय विरेचन, नाड़ी स्वेद, पुराने घृत का पान, नीरू बस्ती तथा अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। उपनाह बांधना चाहिए। शिरोविरेचन का प्रयोग, शिरो बस्ती का प्रयोग अग्नि से दाह क्रियाकर्म उत्तम माना जाता है। बट अग्नि क्या कहते हैं इसमें हम अग्नि से दाह कर्म कर सकते हैं, बट अगर कोई वात शिरो रोग है तो उसमें हमें इसमें हम रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं, बट अगर कोई वात शिरो रोग है उसमें हमें कभी भी रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए क्योंकि वो वात को और ज्यादा एग्रेवेट कर देगा, इसलिए वात शिरो रोग में कभी भी हमें रक्त मोक्षण नहीं करना है। बट हाँ, दाह कर्म उत्तम माना जाता है। इसमें प्रतिशय और रोगों में जो चिकित्सा बताई गई है उसका प्रयोग उत्तम होता है, हमें इसमें करना चाहिए। अगर हम योग रत्नाकर के द्वारा देखें तो स्नेहपान, जिससे आभ्यंतरिक स्नेहपान करने से जो अंदर की जो रुक्षता है वो नष्ट हो जाती है। स्वेदन करने से जो अवरुद्ध हुए दोष हैं वो बाहर निकलने की प्रवृत्त हो जाते हैं। विरेचन वो उदर की शुद्धि करता है। नस्से करने से जो हमारा श्रृंगाटक मर्म है उसके थ्रू हमारे जो सीएनएस है, अभी हम उसको आगे देखेंगे, उस तक हमारे अस्थापन और अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हमें धूम्रपान का प्रयोग करना चाहिए। और सुश्रुत ने जो चिकित्सा कर्म बताया है इसमें वो अपीडन नस्य का प्रयोग करना चाहिए। इसमें हम सर पर इसमें लेप करते हैं, शिरोविरेचन कराना चाहिए। फिर उसके बाद पथ्य जो इसमें बताए गए हैं वो जांगल मांस का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग मांस, कुलथ यूज, सर्पी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें उष्ण क्षीर मतलब गर्म दूध को लेना चाहिए। केवलम नक्त भोजनम मतलब कि हमें पेशेंट को बोलना चाहिए कि गर्म दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए और घृत का प्रयोग करना चाहिए इसमें। फिर उसके बाद स्निग्ध उष्ण भोजन की व्यवस्था मतलब दुग्ध से पके हुए खीर को, दुग्ध, शर्करा आदि का सेवन करना चाहिए, प्रातः काल सेवन करना चाहिए हमें इसको। और
हमें वेग विधार अपथ्य में अगर देखें तो हमें विरुद्ध धन का सेवन नहीं करना चाहिए वेग विधारण विरुद्ध धन में। और थोड़ा सा हमें ऐसे जो स्रोतस्सों को अवरुद्ध करते हो जैसे कि दही लस्सी वगैरह जो ऐसे गरिष्ठ अन्न पान है वो नहीं करना चाहिए। और आजकल बहुत ज्यादा अपथ्य में पैक्ड फूड जंक फूड ये जो चल रहे हैं इन सब का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। और इसमें हमें वेगों का विधारण नहीं करना चाहिए और दिवा स्वप्न बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए शिरशुल में। अगर हम बात करें कि हम क्योंकि इसमें हम मूर्धनी तेल पे क्योंकि हमारे मूर्धनी तेल क्या है अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें तो मूर्धनी तेल जिसमें कि चार तरीके से हम इसको देख सकते हैं शिरोभ्यंग शिरोबस्ती शिरोपिचू और शिरोधारा। इसमें हमारे मूर्धनी तेल में 4 बताया गया है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें शिर श्रवण पादिशु तू तम विशेषण शीले मतलब इसमें जो इंडिकेशन जो अभ्यंग के बारे में बताया गया दैट इज सिर में श्रवण कर्ण में और ईयर और पाद और लेग्स में। क्योंकि हमारी दिनचर्या में भी हमें डेली अभ्यंग करने का हमें इंडिकेशन मिलता है तो हम इससे इम्पोर्टेंस इसकी समझ सकते हैं ना। तो हमारी जो अभ्यंग है वो किस किस चीज में बेनिफिशियल है रुक्षता में कंडू में मल अगर डर्ट है बहुत ज्यादा तो हमें अभ्यंग करना चाहिए वहां पे। नित्य अगर कोई स्नेही मतलब अगर स्नेही का प्रयोग करता है तो उसको शिरशूल कभी हो नहीं सकता ऐसा इट इज रिटन इन चरक। ना खालित्य ना पालित्य ना केशाम प्रपंती चा मतलब वाइट हेयर होना इस तरीके से नहीं होगा बाल नहीं गिरेंगे उसके। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है दिनचर्या में कि वहां पे कि स्नेह से अगर आर्द्र रहता है सिर तो हमें शिरशूल नहीं होता निद्रा में लाभ होती है इंद्रियां हमारी प्रसाद इंद्रियों का प्रसादन होता है। फिर उसके बाद हमारे आता है अगर हम देखें तो वो हमारे शिरोरोग में हेल्प करता है सॉफ्टन करता है हेयर्स को फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ हेयर में और ब्लैकन करता है उनको नरिशमेंट करता है और इट प्रोड्यूस सॉफ्टनेस इन द स्किन इट नरिशेस द इंद्रिय। तो शिरो अभ्यंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन चरक ऑल्सो इन दिनचर्या। फिर अब मतलब हम अगर हम देखें दिस इज मतलब ये अकॉर्डिंग टू मैंने द्रव्य के अकॉर्डिंग और जो मुझे लगा कि ये यूज करने चाहिए। तो अगर वातज डिसऑर्डर है शिरोशूल है तो हम नारायण तेल धन्वंतरम तेल शीरबला तेल तिल तेल का प्रयोग करना चाहिए। तिल तेल तो वैसे ही उत्तम माना गया है ना। फिर उसके बाद पित्त में अगर पित्त एग्रेवेटेड है तो हमें चंदन आदि तेल चंदन बला लाक्षा आदि तेल शीर बला तेल नील भृंग आदि महाभृंगराज ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। और अगर कफ में देखा जाए तो गुगुल तिक्तक तेल का प्रयोग कर सकते हैं सरसप तेल का त्रिफला आदि तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं और धुरधुर पत्र आदि तेल वात और कफ की कंडीशन है तो धुरधुर पत्र आदि तेल इज वेरी गुड। और पित्त की कंडीशन में ब्राह्मी तेल बहुत अच्छा है अभ्यंग के लिए भी। अच्छा अब हम एक्शन ऑफ शिरोधारा पे अगर बात करें तो व्हाट इज शिरोधारा इट इज अ कॉन्टिन्यूस ड्रिपिंग ऑफ लिक्विड। वो एक स्पेसिफिक फ्लो से जनरेट करता है कंसिस्टेंट प्रेशर ऑन द फॉरहेड एक्सटेंडिंग अप टू पिट्यूटरी ग्लैंड व्हेन सस्टेन्ड ओवर अ कंसिडरेबल ड्यूरेशन। तो जो क्योंकि वो एक डिग्री ऑफ प्रेशर जब हम एग्जर्ट करते हैं और जब वो ड्रिपिंग होती है लिक्विड की तो वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं मतलब वहां के स्रोतस को खोलता है ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिवेट करता है एक्चुअली। फिर उसके बाद मतलब एक वो था कि शिरोधारा ट्रीटमेंट जो है उसका एंजाइलेटिक इफेक्ट भी है। शिरोधारा जो है फोर्सफुल इम्पैक्ट है उसका फोरहेड पे टारगेट करता है वाइटल सेंटर्स को लाइक आज्ञा चक्र एंड स्थपनी मर्म जो ये हमारे आईब्रोज के बीच में जो मर्म है उसको और आज्ञा चक्र भी वहीं पे होता है तो उसको वो क्या कहते हैं एक्टिवेट करता है। तो और फ्रंटलिस मसल जो है हमारी वो जब एंटायर बॉडी लीड्स टू नॉर्मलाइजेशन ऑफ द एंटायर बॉडी एंड रिडक्शन इन द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलोंग विद लोअर लेवल ऑफ वो हमारे कॉर्टिसोन एड्रेनलिन जो लेवल है उसको भी लो करने में हेल्प करती है शिरोधारा। बाकी परिषेक जो है वो बेनिफिशियल है। अरुणशिका इन्फ्लेमेटरी अगर वहां पे कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस भी है तो उसमें भी हमें हेल्प करता है। और शिरातोद मतलब सिर में अगर दर्द है तो हेडेक है वहां पे पाक अगर इन्फ्लामेशन है किसी भी प्रकार का स्कैल्प रीजन में वहां पे व्रण तो उसमें इरोजन इन स्कैल्प रीजन है तो वो भी उसमें भी हमारे शिरोधारा हेल्प करती है। तो ये शिरोधारा शिरशूल में
इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद शिरोपिचू और शिरोबस्ती भी इन द सेम वे, क्योंकि ये मूर्धनी तेल के अंडर आते हैं। तो जो पिचू है वो स्थूल, उसमें हम एक कवलिका का यूज कर रहे हैं और जस्ट हम उसको वर्टेक्स पे रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम उसको तिल तेल में यूज कर सकते हैं, तिल तेल उसमें रख के वो भी यूज कर सकते हैं, या ब्राह्मी तेल वगैरह को भी वर्टेक्स पे रखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हेयर फॉल में, अगर डेंड्रफ है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन, सारे जितने भी हमारे मूर्धनी तेल वगैरह हम ये यूज कर रहे हैं, चाहे वो अभी शिरोबस्ती भी हो गई, सारे के सारे जो हमारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और जितने हमारे स्त्रोतस हैं जितने भी वहां पे, उनको खोलने में हेल्प करता है। और शिरोबस्ती को तो स्पेशली विरेचन बताया गया, शिरो विरेचन काइंड ऑफ, क्योंकि उसमें वो क्या करता है कि ऑल्दो शिरो विरेचन अभी हम नस्से पे बात करेंगे, मैं बस एक बात बता रही कि उसको बताया गया है कि वो हमारा शोधन करता है हमारे वहां पे। तो शिरोबस्ती भी, क्योंकि नस्से से और आइस से स्त्राव होता है, तो उसमें भी शिरशूल में भी वो हेल्प करता है उसको, मतलब उसको। फिर उसके बाद यहाँ थोड़ा सा मैंने इसके बारे में एक बताया है कि कैसे कैसे जो स्कैल्प है, हाउसेज एंड इंटरेक्ट नेटवर्क ऑफ सुपरफिशियल वेन्स का होता है, जो कि एक्सटेंड करती है हेड एंड नेक में। अल्टीमेटली वो कनेक्ट करती है मेन ब्लड स्ट्रीम को। तो इफेक्टिव पाथवे होता है फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ द मेडिकेटेड ऑयल। द वार्मथ ऑफ द ऑयल ये वेसोडाइलेट भी करता है और नरिश करता है सराउंडिंग टिश्यूज को। नैनो पार्टिकल्स पॉजेस द कैपेबिलिटी टू ट्रैवर्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। जो ब्लड और ब्रेन के जो बैरियर है उसमें भी ये जो हमारा ऑयल है वो भी नैनो पार्टिकल्स है, तो वो उसके अकॉर्डिंग वो ब्लड ब्रेन बैरियर में हेल्प करता है। बाय इंटीग्रेटिंग मेडिकेशन इनटू नैनो पार्टिकल्स लाइक लाइपोसोम, दे कैन आल्सो, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया ना, वी आर यूजिंग ऑयल हियर, तो वो भी यहाँ पे दे कैन पास थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर विद इजीली। नैनो पार्टिकल्स लाइक लाइपोसोम्स, मतलब ऑयल इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सब्सटेंस जितने भी हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को सिंपल डिफ्यूजन मेथड से मतलब क्रॉस कर सकते हैं। फिर उसके बाद द स्किन ऑन द स्कैल्प इज थिकर कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, फैसिलिटेट क्विकर एब्जॉर्प्शन स्पेशली इन द स्कैल्प रीजन। अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, द फेस एंड स्कैल्प हैव मेनी ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। जो फेस है और जो स्कैल्प है वहां पे ब्लड वेसल जो है हमारी सरफेस ऑफ द स्किन से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं। तो ये जो लोकल इफेक्ट्स है, ये सेलुलर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग वाया ट्रांसडर्मल रूट जो है, ऑन अ सिस्टमिक लेवल सेलुलर एब्जॉर्प्शन एंड सर्कुलेशन कैन इन्फ्लुएंस द सीएनएस। फिर उसके बाद अगर हम नस से जो है शोधन प्रोसीजर है उत्तमांग शुद्धि के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन थ्रू नेजल रूट इज नोन एज नस्य। नासा इज द रूट फॉर द हेड द डिजीज रिलेटेड टू, बिकॉज, और वैसे नासा इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेथड: नावन, अपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श, नस्य। फिर इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, उसकी ग्रेटर एफिनिटी होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। फिर उसके श्रृंगाटक मर्म मेन वाइटल पॉइंट है जो कि सिचुएटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन कोरस्पॉन्डिंग टू द नर्व सेंटर। नस्य द्रव्य स्टिमुलेट करती है नर्व एंडिंग्स को। Impulses are transmitted to the CNS. This result in scraping of morbid doshas of head and extract them out. और ये diminish करती है पेन को। Best method to eliminate and elevate the vitiated doshas of the urdhvan. Only shodhan procedure which can perform uttamang shuddhi, different therapeutic forms of application like chun, kalk, etc. according to rogi bal and rog bal. तो इससे क्या है, बेटर चांस होते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड वेसल्स। विरेचन is also regarded as the most important amongst all the therapies for Pitta by Ayurveda and is the first line protocol for the management of the vitiated Pitta. It improves intelligence, gives strength to sense organs, stableness in body, और ये हमारे बॉडी के जितने भी इन्फ्लामेशन है उनको भी कम करता है, जितने भी इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं उनको भी कम करता है। फिर इसमें अगर हम चिकित्सा देखें, अगर हम ये जितने भी थे ये हमारी थेरेपीज हैं, जितने भी हमने ये देखी, विरेचन करा सकते हैं हम, वमन भी करा सकते हैं, विरेचन, मूर्धनी तेल जो हमने चारों देखे, नस्य, रक्त मोक्षण, और हमारा क्या कहते हैं अग्निकर, वो भी हमारे को बहुत हेल्पफुल होता है शिरोशूल। फिर निदान परिवर्जन देखा जाए तो ऐसे जितने भी निदान परिवर्जन करना चाहिए, शिरोभ्यंग यूज कर सकते हैं, नस्य, स्नेहन, स्वेदन, लेपन,
धूमपान, वमन विरेचन, बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, कवल गंडूश एंड रक्त मोक्षण और योगासन. योगासन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हेडेक. शिरोभंग में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं? ब्राह्मी तेल, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, और जो मैंने ऊपर ऑयल्स बताए थे वो सारे. फिर नस्से में जो हमारे कॉमनली यूज्ड जो ऑयल है नस्से के लिए, फॉर एग्जांपल दशमूल तेल है, धतूरा तेल, गुंजा तेल, हिमांशु तेल, हिमांशु तेल. फिर उसके बाद कुमार तेल. अगर प्रदमन नशे में देखा जाए तो यष्टि मधु का प्रयोग कर सकते हैं, वत्सनाभ का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ और शुंठी का प्रयोग कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमारा कणक तेल, ये सब हम प्रदमन नशे में भी तेल मतलब नशे के लिए यूज कर सकते हैं. इसमें हम कल पोटिचिल शिरोलेपम, मतलब अगर हमें शिरोलेप करना है तो हम क्या क्या कौन कौन से लेप यूज कर सकते हैं? गुंजा आदि लेप हो गया, मरीच आदि लेप हो गया. गुंजा आदि लेप में गुंजा, भृंगराज, ब्राह्मी है. मरीच आदि लेप में मरीच, हरताल, त्रिवृत, रक्तचंदन, हरिद्रा एक्सेट्रा. पथ्य आदि लेपम में हरित की, विभित की, नीम की जो छाल है, भूनिम, हरिद्रा, गुड़ची, इसका हम प्रयोग कर सकते हैं. देवदारव्य आदि लेपम में देवदारू, रासना, पुष्कर मूल, हरिद्रा. प्रपौंड्रिक आदि लेपम जो है उसमें हम पुंड्रिक आदि काष्ठ, लाल चंदन, नील कमल, मुलेठी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं. ये हम प्रिपोंड्रिक आदि जो लेप है इसके कंटेंट्स ये हैं जो कि हम इसमें एज अ लेप यूज कर रहे हैं. फिर अगर हमारी वटी की अगर फॉर्मुलेशन, वटी में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं तो वो है शिरशूल आदि वज्रस, महालक्ष्मी विलास रस, लघु शूद शेखर रस, स्वर्ण शूद शेखर रस वटी, चंदन आदि रस वटी, त्रिफला गुगलू, कांचना गुगलू. अगर हम चूर्ण देखें तो अश्वगंधा आदि चूर्ण, शतावरे आदि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण, शीतोपलादि, चोपचिन्ह आदि चूर्ण, यष्टि मधु चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, शुंठी चूर्ण, हरिद्रा खंड, हम इनको चूर्ण फॉर्मुलेशंस को भी हम यूज कर सकते हैं. थैंक यू मैम. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब. अफलातून वंदे भारत का प्रेजेंटेशन था और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने सारे इसमें इंक्लूड किए, और मैं समझती हूँ कि सारे ही सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगे. और पहली स्लाइड पर ही किसी महानुभाव ने, पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस कर दिया था, तो मैं सोच रही थी कि भाई पहले प्रेजेंटेशन हो जाए फिर हम नेक्स्ट सेशन में अपने क्वेश्चन आंसर सेशन को भी लेंगे. और अभी ओपन है ये अपना क्वेश्चन आंसर सेशन. तो आप अपने कुछ ऐसे अनुभव होते हैं उसको बांट भी सकते हैं, और जो सिरसुल से रिलेटेड हो, है ना, थोड़ा टॉपिक के ऊपर रहने की कोशिश करेंगे. और कुछ अनुभव आप हमेशा साझा करके आइए, मीन्स अपने साथ लेके आइए कि कभी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसे देरी सी हो जाती है, तो उस समय में हम आपका अनुभव बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके. जी, प्रयागराज एक्सप्रेस, अच्छा वंदे भारत के साथ प्रयागराज एक्सप्रेस, बताइए. प्रयाग, नहीं सॉरी मैंने गलत पढ़ा शायद. नहीं सही पढ़ा है, प्रयाग एक्सप्रेस. इज गूगल क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर? डॉक्टर लीना, यस मैम. यू कैन ऑल्सो सी इन द चैट बॉक्स, वरना मैं तो पढ़ ही रही हूँ, है ना. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी. बेटा बताइए. मैम ब्लड ब्रेन गुगलू ऐसे नहीं एक्ट करेगा, उसका हम लेप के, जब लेप की तरह हम जब उसको यूज करेंगे तो उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, मतलब जो बहुत ही नैनो पार्टिकल्स हैं, वो क्योंकि उसका ब्रेन का ब्लड से फ्लो होता है नेक्स्ट जाके, तो बहुत ही माइक्रो पार्टिकल्स और नैनो पार्टिकल्स में हम कह सकते हैं कि उसको वो मतलब कर सकता है मैम. बिल्कुल यस, ब्लड ब्रेन वो बैरियर को क्रॉस कर सकता है. जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा. कोई और अन्य आपका कुछ सुझाव है या कोई क्वेश्चन है तो आप अपना पूछ सकते हैं. जी, डॉक्टर कविता कविता मुस्तूर जी ने पूछा है, वेर वी कैन डू सीरा व्यध
in Sirasul, ma'am? जी मैम। मैम सिरावेद के बारे में मैम अर्धाव भेदक में बताया है उन्होंने कि अर्धाव भेदक में हम यूज कर सकते हैं। और बस मैंने वातज में थोड़ा-सा मना किया क्योंकि सिरावेद करने से वहाँ पे थोड़ा-सा वायु प्रकोपित हो जाती है। अदरवाइज़ मैम हम क्या कहते हैं अर्धाव भेदक में, अनंतवात में, इन सब में हम यूज़ कर सकते हैं मैम। बाकी जितने भी शिरशूल हैं हम उसमें कर सकते हैं मैम शिरावेद। जी, धन्यवाद बेटा। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम नमस्कार। वैसे जर्नल सा एक क्वेश्चन है कि जैसे जैसे तो हमने डायग्नोस तो कर दिया कि माइग्रेन है, जब वैसे शिरशूल है उसमें तो हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू देते हैं, लेकिन कभी कभी जर्नल पेशेंट वैसे ही आ जाते हैं कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, 3-4 दिन कंटिन्यू हो रहा है और साल में 1-2 बार होता है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं ना तो उसे कॉन्स्टिपेशन होती है, ना कोई मेडिसिन रूटीन में चलती है, ना ही गैस वगैरह बनती है, ना ही मतलब उधर से रिलेटेड उधर गौरव वगैरह ऐसे लक्षण भी नहीं मिलते, लेकिन फिर भी शिरशूल होता है। हम स्ट्रेस की हिस्ट्री लेते हैं तो स्ट्रेस भी नहीं मिलता, तो हम उस शिशुल में कैसे विचार करेंगे कि उसको सडनली क्या देना चाहिए अगर वो आयुर्वेदिक ही मेडिसिन को प्रेफर कर रहा है, तो हमारे उसमें पास क्या विचार? हमारे पास देखो अगर आप मेडिकेशन पे जाना चाहते हो तो हमारे पास शिरशूल वज्रादि रस है और क्या कहते हैं आप उसको प्रतिमश नशे देने करने को बोल सकते हो अणु तेल का, और आप उसको बोल सकते हो कि बहुत सारी सिफाग्रेन वगैरह जो पेटेंट मेडिसिन हैं आप उनको लेने के लिए बोल सकते हो, और अभिपतिकर चूर्ण दे सकते हो गोदंती भस्म के साथ कॉम्बिनेशन में। तो दिस विल अफेक्ट मतलब दिस विल मतलब क्योर द शिरशूल। जो भी मेडिसिन हम वैसे रूटीन में शिशुल में देते ही हैं तो उन्हीं से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे ना। वो यस जैसे यस। जैसे पेशेंट की एज ए डिमांड ये होती ना कि जैसे एलोपैथिक वाले के पास गए डॉक्टर के पास, उसने पैरासीटामोल या नीमोसाइड दे दी कि ऐसी कोई 1-2 टैबलेट दे दो जो 1-2 में खाऊं तो ठीक हो जाए, उसके लिए फिर उसको शिरशूल या सिफाग्रेन वगैरह ऐसी मेडिसिन ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जो गुदंती भस्म वगैरह। यस 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 यस। और आप उसमें थैंक लेप भी दे सकते हैं, लेप भी हेल्प करते हैं उस टाइम पे वहां लगाने के लिए उस टाइम पे। ओके। तो लेप यूज कहाँ पर करेंगे सडनली, फोरहेड पर या मतलब फोरहेड पे। फोरहेड पर ही यूज करेंगे? हम्म। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसी व्यक्ति का, पार्टिसिपेंट्स का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। जी, डॉक्टर कविता पूछ रही है, 1 मिनट। I did thesis on Vataj Sirasul. I did कोई सी बस्ती है, ललाट, अच्छा ललाट बस्ती विथ महानारायण तेल for 7 days. It is good procedure and gives best result in tension type of headache. Uh, यस मैम, इसमें इन्होंने लिखा अच्छा है कि internally इट इज पथ्यादि कषाय and सूतसेकर रस सूट शेकर रस इज हाँ बेस्ट। सूतसेकर रस इज बेस्ट। जी जी डॉक्टर कविता, इतनी अच्छी बात हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि सिरसूल, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर किसी को सिरसूल होते हो उससे मुक्ति दिलवाओ ना तो वो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूल पाते। जी डॉक्टर मंजुला, हाँ जी बताइए, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैडम नमस्ते। जी नमस्ते बेटा। हाँ मैडम, मेरा एक पेशेंट है, वो पहले उसको माइग्रेन था, मेरे पास ही वो ट्रीटमेंट ले रही थी, थोड़ा कम हुआ था, लेकिन आजकल वो बोल रही है जब भी वो मोबाइल यूज करती है 5, 10, 15 मिनट यूज करती है तो पूरा उसका राइट साइड का स्टिफनेस आ जाता है, आई बॉल मूवमेंट करना कष्ट होता है उनको, और पूरा नेक और ईयर में थोड़ा साउंड जैसा टिनिटस लाइक साउंड्स आता है उनको, और कान में ऐसा लगता है कि जोर से किसी ने खींच रहा हो उसको, ऐसा हाफ फेस ऐसा पूरा होता है। तो मैंने उनको अनुतैल बोला था, लेकिन आजकल रेनी सीजन शुरू हो गए तो अनुतैल नस भी नहीं कर सकती वो, तो इसमें मैं क्या सजेस्ट कर सकती हूँ उस पेशेंट? सूजसेकर दे रही हूँ और गोदंती भस्म अविपतिकर चूर्ण भी दे रही हूँ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि और ज्यादा ठंड हवा में एक्सपोज हो गई तो फिर से ऐसा ही होता है उनको। उसको हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन का एलोपैथी का मेडिसिन लेती है वो। और क्या सजेस्ट कर सकती हूँ मैं उसको?
मैम पहले तो आपको ये बोलना पड़ेगा क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस जब भी यूज कर रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहें। और आप थोड़ा सा एक बार ये भी पूछिए कि क्या हेडेक जो है वो इवनिंग टाइम में उनको ऐसे बढ़ जा रहा है, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसे हुआ कि हेडेक इवनिंग टाइम पे अगर उनको बढ़ रहा है तो मे बी उनको आई नंबर एक बार चेक कराना चाहिए मैडम फिलहाल आई के लिए। हो गया उनका। वो पेन का पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है मैडम, कभी कभी सुबह उठते ही उसका शुरू हो जाता है, कभी कभी हम्म दोपहर को शुरू होता है। जब भी वो हम्म ज्यादा मोबाइल देखती है या लैपटॉप पे वर्क करती है तो शुरू हो जाता है मैडम, पूरा दिन कम नहीं ओके होता। ओके मैम, एक्चुअली मेरे पास भी ऐसा एक पेशेंट आया था, तो मैंने अक्षी तर्पण के लिए पेशेंट को एडवाइस किया था। हेलो। ठीक है मैडम। हाँ जी हाँ जी, तो मैम आप अक्षी तर्पण के लिए आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि आप अक्षी तर्पण कराइए। तो जो वहाँ भारीनेस होगी या वहाँ पे जो थोड़ा सा स्रोतो अवरोध होगा ना, वो अक्षी तर्पण में आपको हेल्प करेगा, मतलब उस मैडम टाइम पे नशे के लिए क्या बोल दे सकते हैं उनको, क्योंकि आजकल रेनी सीजन हो गए तो अनुतैला मैम मैं बोल आप नहीं सकती। प्रतिमर्श नशे ही कराइए, 2-2 बूंद डालेंगे तो वो हमें डेली यूज में कभी मना नहीं है प्रतिमर्श नशे करने के लिए, वो हम अच्छा। कभी भी कर सकते हैं। 2-2 बूंद ही डलवाइए, आप ज्यादा मत डलवाइए, क्योंकि हाँ। बाकी नशे जब मतलब बादल होते हैं तब मना किया गया है रेनी सीजन में, बट यस बाकी मैडम। कर सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके बहुत बढ़िया वाली प्रश्नोत्तरी के लिए। और अभी डॉक्टर प्रियंका ने पूछा है, मुझे पीरियड्स से एक दिन पहले माइग्रेन अटैक आता है, इसमें क्या कर सकते हैं? मैम एक्चुअली इसमें हमें, क्योंकि पीरियड से पहले एक दिन माइग्रेन पेन आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इस ये ध्यान रख सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास सप्तामृत लौ है, शिरशूलादि वज्रस है, हम उसे 3 डेज पहले लें। थोड़ा दशमूलारिष्ट का सेवन करें हम उस टाइम 3 दिन पहले। और क्या कहते हैं हम, अभी तो मैम यही मुझे लगता है, क्योंकि वो उनका साथ में वो सब हो जाता है ना हमको कि किसी किसी को पीरियड से पहले वॉमिटिंग आती ही आती है, किसी को पीरियड से पहले पहले मतलब दर्द होता ही बहुत ज्यादा है, तो उस सेंस में है उनको, मतलब वो ऑलरेडी, तो इसलिए अभी वो शिराशूल आदि वज्रस और सप्तामृत लौ ले सकते हैं 3 डेज पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक पॉइंट उसमें ऐड भी करना चाहूंगी कि रजस्वलाचर्या पहले वाले दिनों में भी करवा ले, है ना, अगर साइकिल रेगुलर है। और पता ही है कि 28 या 29 दिन में अपना साइकिल, या 30 दिन में 1-2 दिन आगे पीछे आना ही है। तो रजस्वलाचर्या मैंने बहुत बार बताई है, कुछ नए पार्टिसिपेंट्स होंगे आज, एक ही सेंटेंस है अपने पास, उसको मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन शुरू होती है, तो यहाँ माइग्रेन पहले है, तो शुरू होने से पहले भी सेम प्रोसीजर, सेम फूड आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि खट्टा, तीखा, नमक, है ना, तीनों चीजों को छोड़कर अगर हम घी बुरा चावल या घी चावल या चावल की खीर या जौ के दलिए की खीर या जौ की रोटी पे अच्छा घी लगाकर दूध के साथ, दूध मीठा या फीका हो सकता है, या जौ के दलिए की खीर ऐसा अगर बना के हम लेते हैं, घी, दूध, शाली चावल नहीं है तो सादे चावल भी मैंने कुछ लोगों को देके देखे हैं, और बार्ली मानी जौ, तो इसका प्रयोग करवा के देखिए, एलमिस करके देखिए सबसे पहले। तो मुझे बहुत सारे एसोसिएटेड अदर, है ना, क्योंकि ये रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इस प्रकार के व्यक्ति में तो नहीं दिया है, मगर मेरा एक अनुमान है, 26 साल से मैं रजस्वलाचर्या की प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ, तो ये इसमें बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो आप इसको करके देखिए, और मैडम ने जो डॉक्टर लीना ने बताई वो मेडिसिन भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर निधि जी पूछ रही है, मैनी ऑफ द पेशेंट्स हैव माइग्रेन हेडेक एंड सर्वाइकल पेन बोथ, what type of medicine should be selected which work on both? मैम इस कंडीशन में क्योंकि माइग्रेन है और माइग्रेन हेडेक भी है और हमें सर्वाइकल पेन भी है, तो पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए सबसे पहले कि वो ग्रीवाबस्ती कराए, क्योंकि जो उसको माइग्रेन और माइग्रेन हेडेक हो रहा है वो दिस इज बिकॉज ऑफ सर्वाइकल में जो हमें प्रॉब्लम में हो रही है, उसकी वजह से हमें माइग्रेन हेडेक होता है।
तो इसलिए सबसे ग्रीवा बस्ती कराए साथ में, और हमारी जो मेडिसिन हैं वो विपत्तिकर चूर्ण में कामदुधा रस या गोदंती भस्म को ऐड करके वो दें खाना खाने से पहले। और क्या कहते हैं, हमारे शिरशूल आदि वज्रस या क्या कहते हैं सप्तामृत लोह, ये सब प्रयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर कविता जी कुछ शेयर कर रही है, पिंच ऑफ हरिद्रा कैन बी इंस्टॉल्ड इन नोज। अच्छा, वो चूर्ण वाला जो है ना लेने के लिए शायद कह रहे हैं, इन यस मैम, नोज टू प्रगमन प्रोटेक्ट नस पे इट दे फ्रॉम सकते लीक। हैं। यस, मैंने बचपन से भी जो आपने एक शेयर किया ना कि भी लेप कर सकते हैं, तो मैंने बचपन में देखा हुआ है मेरे एल्डर्स को, मेरे मामा के घर में, कि जैसे ही सिरसूल होता था तो जैसे चंदन को घिसते हैं इस तरीके से सूखी अदरक मानी सौंठ को घिसवाते थे पत्थर के ऊपर, और फिर वो महीन सा जो सुंठी का चूर्ण जो पानी के साथ ही जिसको पिसा हुआ है ऐसे घिसा हुआ है चंदन की तरह, उसको फोरहेड पे लगाते थे और उससे भी बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता था। तो इसको भी सही बात है, लेप हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये हरिद्रा वाला भी बहुत अच्छा है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर निधि, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर कविता, है ना, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से, डॉक्टर किमाया, है ना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ ज्वाइन किया। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन को भी बनाया, और 1 घंटा कहाँ पूरा हो जाता है कई बार तो समझ में ही नहीं आता कि अच्छा 1 घंटा भी हो गया। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन डॉक्टर लीना। और थैंक यू। जैसे होता है ना पूत के लक्षण पालने में, मेरी उम्र आते आते तो आप बिल्कुल, है ना, जब मैं समझती हूँ कि मैं आपकी उम्र की थी शायद इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन नहीं कर पाती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैं जब पहली बार जब जा रही थी अपनी सर्विस ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे याद है प्रोफेसर सुशीला शर्मा मैडम के मैं आशीर्वाद लेने गई थी कि मैम मैं जा रही हूँ जयपुर छोड़ के, मैं पढ़ाने जा रही हूँ, मैम मैं पढ़ा लूंगी ना। और मैडम ने बड़ा बकअप किया था, आशीर्वाद दिए थे। तो मुझे लगता है कि तो उस समय सच में ऐसे ऐसे लगता था कि बहुत सारी कमियां हैं और कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, मगर आपका इतनी छोटी सी उम्र में थोड़े से समय का आपका अभी आयुर्वेद में आपका एक्सपीरियंस का वो मैं देख रही थी, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी पीपीटी और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, उसमें बहुत सारे अनरिटन पॉइंट्स भी आपने वहाँ इंक्लूड किए, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और सबसे बड़ी बात कि इस व्याख्यान माला में समर्पित भाव से आपने ज्ञान यज्ञ में आहुति दी, हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमें थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। आगे भी हमें ऐसे ही आपका सहकार मिलता रहेगा। एक इमरजेंसी लेक्चर भी तैयार रखिएगा। जी 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 मैम, जी थैंक यू कभी मैम। कभी बिजली गिर जाती है कि हाँ अरे ओके। हो गया, तो फटाफट मैं आपको भी इमरजेंसी उसमें रख दूंगी कि नहीं, जी डॉक्टर लीना जी को भी पूछा जा सकता है। तो जी मैम। सारे ही पार्टिसिपेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर गीता कुमावत जी का विशेष धन्यवाद कि आप हमेशा एक इमरजेंसी स्पीकर के रूप में हमेशा आप तैयार रहती है। और डॉक्टर चंद्रकला और सभी सारे, डॉक्टर लीना कार्यकर, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और आपने कहीं ना कहीं जब आप डॉक्टर शांतला वगैरह उड़ीसा से आए थे तब जयपुर में मिले थे, और आपकी जो सीखने की तमन्ना थी, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की तमन्ना थी, वो सच में काबिले तारीफ थी। तो मैं समझती हूँ कि हम ऐसे ही काम अगर करते रहे तो आयुर्वेद भारत के लोगों की पहली चॉइस बनेगा, और हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपनी साइंस के लिए अच्छे दिन ला पाएंगे। और हम चाहते हैं कि एक दिन आयुर्वेद भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति हो, और हम उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपनी चिकित्सा पद्धति के चॉइस में ला सके, और कहीं ना कहीं हमारे स्कॉलर, नॉट ए जॉब सीकर बट जॉब प्रोवाइडर, है ना, हमारे बच्चे स्कॉलर्स चिकित्सक ऐसे हो कि जहाँ उनको जॉब की आवश्यकता ना पड़े, दूसरे को जॉब देने वाले बच्चे हो। तो मैं एक महान उद्देश्य के लिए आपके इस योगदान को सराहना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। जी, सबसे लास्ट में मैं शांति मंत्र ले रही हूँ। आप
सभी म्यूट रखकर ही दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। विश्व मंगल की कामना के साथ अपने अपने हिस्सेदारी का कर्तव्य आयुर्वेद के प्रति आप निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.